Hello everyone and welcome back to Legal Notes. Hope you all are doing great. So for today's topic I have chosen res judicata and res sub judice, which is a very important topic from the point of view of college examination as well as for the competitive examinations of law. So res judicata and res sub judice is under CPC, the Civil Procedure Code, and res judicata comes under section 11, whereas res sub judice is under section 10. So starting with res sub judice is, what is res sub judice? जब कोई पेंडिंग सूट कोर्ट में ऑलरेडी है और सेम सूट की जो सेम पार्टीज़ हैं अंडर देयर सेम टाइटल वो एक नया फर्दर एक सूट डालती हैं कोर्ट में विद द सेम इश्यूज़, चाहे वो इश्यूज़ डायरेक्ट हों या सब्सटेंटिव हों, देन देयर अप्लाइज रेस सब जुडिस. सो एट दैट पॉइंट देयर कम्स अ स्टे ऑन द सिविल सूट. यहाँ पर जो है सूट पर स्टे लग जाती है. स्टे किस चीज़ पर? उसकी प्रोसीडिंग पर, नॉट ऑन द ट्रायल. लाइक इन रेस जुडिकाटा सूट के ट्रायल पर स्टे लगता है. इट रेस जुडिकाटा बार्स द ट्रायल ऑफ द सूट, बट रेस सब जुडिस बार्स द proceeding of the suit. In section 10, in the first line, it is written that no court shall proceed with the trial of any suit, whereas in section 11 it is written no court shall try any suit. So यहाँ पर keyword क्या है? Proceed and try. So res sub judice is for proceeding of the suit and res judicata is for the trial of the suit. So for res sub judice there is stay on the civil suit and in case of pending suit. So res sub judice applies where a suit is already pending in the court. ओके अगर सेम मैटर इन इशू पर कोई सूट पहले ही पेंडिंग है किसी कोर्ट में, तो सेम इशू पर कोई दूसरी अगर कोई सूट डलता है तो वहाँ पर क्या अप्लाई होगा? रेस सब जुडिस. वहाँ पर उसकी प्रोसीडिंग पर स्टे लग जाएगा, बार लग जाएगा. नाउ कम्स द नेचर एंड स्कोप. नेचर एंड स्कोप में हम क्या पढ़ते हैं? नेचर एंड फर्स्ट थिंग इज नो कोर्ट टू प्रोसीड विद द ट्रायल. वही बात आती है सेक्शन 10 की जो फर्स्ट लाइन में लिखा है, देयर इज अ बार ऑन प्रोसीडिंग. ओके. सेकेंड इज मैटर इन इशू. मैटर चाहे डायरेक्टली हो चाहे सब्सटेंटिवली इन इशू हो इन द सूट्स, बेशक वो प्रीवियसली पेंडिंग सूट्स हो या प्रेजेंट सूट हो, अगर मैटर इन इशू सेम होगा तो वहाँ पर रेस सब जुडिस अप्लाई होगा. अब डायरेक्टली और सब्सटेंशली में अगर हम बात करें, डायरेक्टली मैटर इन इशू तो जो डायरेक्ट मैटर होता है द पार्टीज़, जो पार्टीज़ ने सामने रखा होता है. सब्सटेंशली होती है जो बीच में कोर्ट में जो केस के दौरान वो बातें निकल के जो सामने आती हैं, जो वैसे तो पार्टीज़ को कोई मैटर नहीं था उस पर, लेकिन फिर भी एक फाइनल डिसीजन तक पहुंचने के लिए उन मैटर्स को सॉल्व करना भी ज़रूरी था. दोज आर सब्सटेंशली इन इशू. नाउ पार्टीज़ शुड बी सेम. जो दोनों पेंडिंग और जो प्रेजेंट केसेस हैं, जो सूट्स हैं, इन दोज पार्टीज़ जो हैं सेम होनी चाहिए थी. पार्टीज़ डिफरेंट नहीं होनी चाहिए. कोर्ट कंपीटेंट टू ट्राई. अब जो भी चाहे वो प्रीवियसली पेंडिंग सूट हो या प्रेजेंट सूट हो, वहाँ पर द कोर्ट शुड बी कंपीटेंट टू ट्राई द सूट्स, चाहे वो सेम कोर्ट हो या नहीं. नाउ कम्स प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट इज़ पेंडिंग. द मेन थिंग हेयर इज़ जब भी कोई सूट डलता है, जो प्रेजेंट सूट डलेगा, वहाँ पर प्रीवियस सूट जो वो पेंडिंग होना चाहिए. प्रीवियस सूट ऑलरेडी डिसाइडेड नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट इज सेम टाइटल इन बोथ सूट. सो टाइटल की अगर हम बात करें, टाइटल मीन्स द कैपेसिटी ऑफ द पार्टी. किस कैपेसिटी में उस पार्टी ने उस सूट को डाला है. फॉर एग्जाम्पल, ए इंस्टीट्यूट्स अ सूट अगेंस्ट बी. फर्स्टली उसने इसके अगेंस्ट एक सूट इंस्टीट्यूट किया ए ने अंडर द टाइटल ऑफ अ मोर्टगेजी. फॉर एग्जाम्पल, टेक इट एज मोर्टगेजी. यहाँ पर ही लोस्ट. अब कैन ए इंस्टीट्यूट अ फर्दर सूट अगेंस्ट बी विद इन अंडर द टाइटल एज एन ओनर? Yes, obviously he can, because the title that he acted under previously was of mortgagee, but आने वाले अगले सूट में उसने एज एन ओनर डाला, तो यहाँ पर रेस सब जुडिस अप्लाई नहीं होगा क्योंकि उसका टाइटल सेम नहीं था. सो फॉर रेस सब जुडिस टू अप्लाई, टाइटल भी दोनों पार्टीज़ का, दोनों पार्टीज़ की कैपेसिटी भी सेम होनी चाहिए.
नाउ कम्स इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट इज़ नॉट बार्ड बट द ट्रायल इज़. वही जो मेन की है रेस सब जुडिस एंड रेस सब जुडिकाटा के बीच में, कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट इज़ नॉट बार्ड. सूट इंस्टीट्यूट किया जा सकता है बट उसका ट्रायल नहीं चलेगा. दैट इज़ नॉट टू बी प्रोसीडेड फर्दर. ओके. नाउ कम्स द कोर्ट शैल बी ऑफ इंडिया. इंडियन कोर्ट्स होने चाहिए. फॉरेन कोर्ट्स पर ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी. अगर फॉरेन कोर्ट्स की जजमेंट है, अगर फॉरेन कोर्ट में कोई भी केस पेंडिंग है तो वो अप्लाई नहीं होगा वहाँ पर रेस सब जुडिस. बोथ द कोर्ट्स प्रीवियस एज वेल एज प्रेजेंट कोर्ट शैल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके. तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में वो दोनों कोर्ट्स होने चाहिए. किसी भी फॉरेन कोर्ट की जुरिस्डिक्शन यहाँ नहीं चलेगी. नाउ कम्स द बार. Now comes section 11 that is res judicata which bars the trial of the suit. आप यहाँ पर सूट डाल ही नहीं सकते बिकॉज रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाता है सेक्शन 11 में. सेक्शन 10 में उसकी प्रोसीडिंग मना है, सेक्शन 11 में उसका ट्रायल मना है. द सूट शेल नॉट बी ट्राइड बाय एनी कोर्ट. द मैटर इज ऑलरेडी एडजुडिकेटेड अपॉन. मैटर जो है वो पहले ही डिसाइडेड है. इट हैज़ बिन ऑलरेडी डिसाइडेड, हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, विच इज़ द कीवर्ड यूज्ड इन रेस जुडिकाटा. हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड यानी कि वो केस पहले ही किसी एक कम्पिटेंट कोर्ट ने सुन लिया है और उसकी फाइनल डिसीजन दे दी गई है. नाउ कम्स द रूल ऑफ कंक्लूसिवनेस ऑफ जजमेंट. रेस जुडिकाटा का मतलब क्या है? द रूल ऑफ कंक्लूसिवनेस ऑफ जजमेंट, यानी कि जो जजमेंट दी गई है वो कंक्लूसिव है, वो फाइनल जजमेंट दे दी गई है. वंस अ केस इज़ फाइनली डिसाइडेड, एक बार एक केस अगर फाइनली डिसाइड हो चुका है, इट कैन नॉट बी परमिटेड टू री ओपन इन अ सब्सिक्वेंट लिटिगेशन. तो उस केस को फिर फाइनल आगे सब्सिक्वेंट लिटिगेशन के लिए री ओपन होने की कोई भी परमिशन नहीं होती. देयर द ट्रायल ऑफ द सूट इज बार्ड. So res judicata and res sub judice is already covered. Now comes the res judicata. Under res judicata, next is issue heard and finally decided by a court of limited jurisdiction. अगर एक इशू है जो कि हर्ड मतलब पूरी तरह फाइनली एडजुडिकेटेड अपॉन बाय अ कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन, उस कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है वो लिमिटेड है, यहाँ पर रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा. नॉटविथस्टैंडिंग, हियर कम्स नॉटविथस्टैंडिंग, ये बिना देखे दैट सच कोर्ट वाज नॉट कम्पिटेंट टू ट्राई द सब्सिक्वेंट सूट. मान लीजिए इफ ए इंस्टीट्यूट्स अ सूट अगेंस्ट बी अंडर अ ट्रायल कोर्ट, अंडर अ ट्रायल कोर्ट ही डज सो, बट जब वो सब्सिक्वेंट सूट डालता है, वो सब्सिक्वेंट सूट में वहाँ पर कोई ऐसा इशू भी वो इंक्लूड कर देता है जिसके साथ ट्रायल कोर्ट की जो कम्पिटेंस है वो ख़त्म हो जाती है, देन इन दैट केस द रेस जुडिकाटा विल स्टिल अप्लाई बिकॉज द प्रोविजन हेयर इज गिवन नॉटविथस्टैंडिंग दैट सच कोर्ट वॉज नॉट कम्पिटेंट टू ट्राई द सब्सिक्वेंट सूट. कि अगर उसने कोई सब्सिक्वेंट सूट डाला है ए ने अगेंस्ट बी, वहाँ पर नहीं देखा जाएगा कि प्रीवियस सूट को डिसाइड करते टाइम प्रीवियसली कोर्ट की जो थी जुरिस्डिक्शन थी या नहीं थी. नाउ कम्स द थ्री मैक्सिम विच गवर्न the principle of res judicata. First is nemo debet bis vexari pro una et idem causa, which means no man should be vexed twice for the same cause. एक ही कॉज के लिए किसी भी आदमी को दोबारा वेक्स नहीं किया जा सकता. सेकेंड इज इंटरेस्ट रिपब्लिका उट सिट फिनिस लिटियम, विच मीन्स इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द कोर्ट दैट देयर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन. यही मेन बात है रेस जुडिकाटा के लिए कि लिटिगेशन पे एंड होनी चाहिए. बार बार सेम कोर्ट या सेम सूट इंस्टीट्यूट नहीं की जानी चाहिए, विच विल फाइनली जो है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में वो खनन डालेगा. देन कम्स रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेटे ओसिपिटर, विच मीन्स अ जुडिशियल डिसीजन मस्ट बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट. एक जुडिशियल डिसीजन हमेशा करेक्ट माना जाएगा. नाउ कम्स द केस ऑफ दरियाओ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. दरियाओ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस जो है, it is also for writ petition which is same as MSM Sharma wala case. The Daryao versus State of UP case says that there was a plaintiff who filed a petition in High Court under Article 226 of the Constitution. Constitution के Article 226 के अंदर
प्लेंटिफ ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की विच वॉज डिसमिस्ड। अब डिसमिस होने के बाद प्लेंटिफ ने एक सब्सटेंटिव पिटीशन डाली इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। यहाँ पर कोर्ट डिफरेंट है, फर्स्ट में हाई कोर्ट था, सेकंड में सुप्रीम कोर्ट है, और यहाँ पर उसने आर्टिकल 26 डाला अंडर हाई कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ही चोज आर्टिकल 32 फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। यहाँ पर द सूट वॉज नॉट एंटरटेन्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एज द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा विल अप्लाई, बिकॉज ये रिट पिटीशन के जो केसेस हैं वहाँ पर अगर आप आर्टिकल 226 में एक बार पिटीशन फाइल कर देते हो और फिर आप अगेन आर्टिकल 32 में कोई पिटीशन फाइल करते हो, सो वो वहाँ पर लागू नहीं होगी। और ऐसा ही सेम केस है आर्टिकल 32 में, अगर आप पहले डाल देते हो तो बाद में आप आर्टिकल 226 पे नहीं अप्लाई कर सकते। नाउ कम्स इफ अ पार्टी विदड्रॉज अ सूट filed without the leave of the court, it is precluded from instituting a further suit or a fresh suit। तो यहाँ पर अगर एक पार्टी विड्रॉ कर लेती है किसी सूट को, पार्टी विदड्रॉज अ सूट विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट, बिना कोर्ट की इजाज़त के, तो इट इज़ प्रीक्लूडेड फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग अ फर्दर सूट और अ फ्रेश सूट। तो वहाँ पर उस पार्टी के कोई भी फर्दर सूट डालने पर या कोई भी फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट करने पर रोक लगा दी जाती है, अगर वो बिना कोर्ट की इजाज़त के उस सूट को विड्रॉ करती है तो। नाउ कम्स द मैटर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैटर विच वी टॉक अबाउट अंडर रेस जुडिकाटा। फर्स्ट इज मैटर एक्चुअली इन इशू एंड सेकेंड इज मैटर कंस्ट्रक्टिवली इन इशू। मैटर एक्चुअली इन इशू विच मीन्स alleged by one party and denied or admitted by the other party। एक पार्टी ने कोई मैटर एलिज किया अगेंस्ट अनदर पार्टी और उस पार्टी ने या तो उस मैटर को डिनाई किया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, या फिर उसने एडमिट किया। डिनाइल और एडमिशन अगर एक ही मैटर पर है, एक ही इशू पर है, तो दैट मैटर इज एक्चुअली इन इशू। Second is constructively in issue। Constructively in issue means when it might and ought to have been made a ground of attack or defense in the former suit। Might and ought to, might and ought to word जो है that comes under explanation 4 of section 11। Might and ought to means might, it is this word presupposes the knowledge, and ought, it the party to take ground that it was complete and for the party to take that ground, the party was compelled to take that ground, sorry। Might is the presupposition of knowledge and under ought the party was compelled, it was the duty of the party that if he had knowledge of that issue he had to take that ground। कि अगर उसे उस इशू के बारे में पता था, पहले उसे नॉलेज थी कि हाँ ये इशू भी वो रेज कर सकता है, और उसने अगर फॉर्मर सूट में, पहले सूट में भी उस इशू को नहीं उठाया या उस इशू को नहीं रेज किया, तो यहाँ पर फॉर्मर सूट में वो उस इशू को अटैक या डिफेंस के लिए यूज़ नहीं कर सकता। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टिवली इन इशू मैटर जो है उसमें यही बात होगी कि माइट एंड ऑट को कोर्ट देख कर चलेगी। अगर पहले फॉर्मर सूट में उस कॉज को, उस इशू को वो पार्टी ले सकती थी लेकिन उसने नहीं लिया, तो नेक्स्ट सूट में भी उस पार्टी को वो इशू नहीं लेने दिया जाएगा, नहीं यूज़ करने दिया जाएगा। नाउ कम्स द पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा इज ऑल्सो कॉल्ड द आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ रेस जुडिकाटा। See, if a plea could have been taken by a party in a proceeding, अगर एक पार्टी कोई प्ली ले सकती थी प्रोसीडिंग में बिटवीन हिम एंड हिज अपोनेंट, अगर मतलब उस केस में वो पार्टी उस प्ली को ले सकती थी, he shouldn't be permitted to take that plea against the same party in a subsequent suit with reference to same subject matter। और अगर उसने ली चाहे नहीं ली, पर अगले मैटर में, अगली इशू में भी इन सब्सिक्वेंट सूट सेम सब्जेक्ट मैटर पर उस पार्टी को वो प्ली नहीं लेने दी जाएगी। द थिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिवली इन इशू जो है वो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा है, और वो अप्लाई होगी इन द कमिंग ऑफ सब्सिक्वेंट सूट, जो अगली सूट डलेगी। अगर फॉर्मर सूट में उसने उस प्ली को नहीं लिया है तो सब्सिक्वेंट सूट्स में भी वो अप्लाई नहीं करेगा। देन कम्स द केस ऑफ स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन।
This case is very important from the point of view of examination, be it your college examination or any competitive examination. So here, A is an SI. Say A, he was the plaintiff, he was an SI who was dismissed from the service. He was dismissed from his service by DIG. He challenged this dismissal in High Court. हाई कोर्ट में उसने इसे चैलेंज किया बाय फाइलिंग अ रिट पिटिशन. एक रिट पिटिशन फाइल करके उसने इसे चैलेंज किया. नाउ ही सेड दैट ही वॉजंट गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड. उसे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई थी, उसे सही तरह सुना नहीं गया था एट द टाइम ऑफ डिसमिसल. ऑन दिस ग्राउंड ये पिटिशन जो उसने हाई कोर्ट में डाली थी, इट वॉज डिसमिस्ड. नाउ ही फाइल्ड अ सूट. Since he was appointed by the IGP, the DIG had no power to dismiss it. उसने अब एक सूट इंस्टीट्यूट की. पहले उसने एक पिटीशन, रिट पिटीशन इंस्टीट्यूट की थी, लेकिन अब उसने सब्सिक्वेंट सूट इंस्टीट्यूट की. उसने यहाँ पर क्या तर्क दिया, क्यों दैट ही वॉज अपॉइंटेड बाय द IGP. उसे IGP ने अपॉइंट किया था, इसलिए एक लोअर रैंक वाला ऑफिशियल जो कि DIG था, वो उसे वहाँ से डिसमिस नहीं कर सकता था. यहाँ पर स्टेट ने कंटेंट किया दैट सूट वॉज बार्ड बाय रेस जुडिकाटा. स्टेट ने बोला उसने पहले अगर वो ये केस डाल चुका है तो वो सेकंड उसमें नया एक सिर्फ तर्क लेकर आ रहा है, उसके लिए उस सूट को इंस्टीट्यूट नहीं किया जाना चाहिए, उस सूट को एंटरटेन नहीं किया जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है. लेकिन ट्रायल कोर्ट ने क्या बोला, ट्रायल कोर्ट, एपेलेट कोर्ट और हाई कोर्ट तीनों ने बोला सूट इज़ नॉट बार्ड. यहाँ पर स्टेट की सुनवाई नहीं की गई. लेकिन जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा, सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया दैट सूट इज़ बार्ड बाय कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा बिकॉज द प्ली वॉज विद इन द नॉलेज ऑफ द प्लेंटिफ माइट and could have been taken in the earlier petition ought. वही चीज़ लागू होती है under explanation 4. It was under the knowledge of the plaintiff which might and could have been taken. Could have been taken in earlier petition comes under ought. So might and ought to have been taken वाली बात यहाँ भी अप्लाई हो जाती है, यानी कि यहाँ भी कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है. उस SI को पता था पहले भी कि वो इस प्ली को ले सकता है इन द फॉर्मर रिट पिटीशन, बट उसने नहीं लिया. सो हेयर सेकंड उसकी जो सूट था वो यहाँ पर बाय रेस जुडिकाटा बार कर दिया गया. रेस जुडिकाटा डजेंट अप्लाई टू द रिट ऑफ हेबीज कॉर्पस. हेबीज कॉर्पस की रिट पर भी रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं करता. रेस जुडिकाटा अप्लाई करता है रिट पिटीशन पर, लेकिन रिट ऑफ हेबीज कॉर्पस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं करता. सो दिस वॉज इट फॉर टूडेज़ वीडियो. आई होप आप सबको पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू डू प्लीज़ मेक श्योर दैट यू क्लिक दैट black thumb blue and also subscribe to my channel and also share it with your friends and family. Hope you have a good day. Bye bye.